देश के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर ग्रो का आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। बड़ा इशू है ये। फ्रेश इशू है करीब करीब 1060 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 57.4 करोड़ शेयर्स का। प्राइस बैंड है 95 टू 100 रुपीज़ पर शेयर। और आज हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के प्रमोटर ललित केशरे हैं, उनसे बात करेंगे। ललित जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले तो आईपीओ के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अनुज। तो आईपीओ लाने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? ये क्या सिर्फ एक जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको पार्शियल एग्जिट देने का आपका इरादा है? क्योंकि इसमें फ्रेश इशू भी है, हालांकि ज़्यादातर लार्जली 90% ओएफएस है, 10% फ्रेश इशू भी है। तो पहले तो एक बार समझाएं कि मार्केट में आप आए किस लिए? देखिए अनुज, अभी ग्रो अभी हमको 9.5 साल हो गए हैं। 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है, काफ़ी अच्छा स्केल हो गया है। और कभी लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए लिस्टेड कंपनी लाइक ट्रस्ट ज़्यादा बनता है, अकाउंटेबिलिटी आती है, क्योंकि आपके पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स है और काफ़ी सारा पैसा लाइक करीबन 2.6 लाख करोड़ का आप पैसा आपके थ्रू है। तो थोड़ी लाइक इट हेल्प्स टू बी मोर अकाउंटेबल, मोर ट्रस्टवर्दी एंड सो ऑन। सो कस्टमर जो आपके हैं वो आप शेयर होल्डर भी बन जाते हैं, ओनर भी बन जाते हैं। तो एक तरह से पब्लिक कंपनी आप बन जाते हो, राइट। लॉन्जेटिविटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है और टाइम हमने देखा कि ये अच्छे स्केल पे है, प्रॉफिटेबिलिटी है। तो उस हिसाब से हमने देखा प्राइमरी कैपिटल कंपनी क्या जनरेटिंग है पिछले कई समय से, तो हमको ज़्यादा प्राइमरी की ज़रूरत नहीं थी। तो 10% आपको करने के लिए ओएफएस करना होता है, तो इसलिए तो 10 अराउंड 1000 करोड़ हम अभी प्राइमरी कर रहे हैं। प्रमोटर्स के पास रफली करीब करीब 28% स्टेक है अभी। इस ओएफएस में प्रमोटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए आपने ऑफर दिया है? तो इस ओएफएस में प्रमोटर्स नहीं पार्टिसिपेट, इस ओएफएस में प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन एक फ्रेश इशू भी है। तो आपका स्टेक फिर 28% से थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा? थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। जो भी 1000 करोड़ से जो भी डाइल्यूट होगा परसेंट, फ्यू परसेंट, 66,000 करोड़ के करीब का अगर मार्केट कैप है तो उस हिसाब से पकड़ के चलें तो माइनर डाइल्यूशन होगा। लेकिन आपने कहा इस ओएफएस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आगे कभी पार्टिसिपेट करने का मतलब अभी तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए लाइक प्रमोटर मतलब एज अ फाउंडर तो लाइक यू हैव टू बिल्ड द कंपनी। अभी तो 9.5 साल ही हुए यार। कभी आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस को कभी अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे तो कंपनीज कई सालों तक बनती है और फिर तो अभी तो स्टार्ट है। नहीं, लेकिन जिस बैकग्राउंड से आपने शुरू किया था, कहीं ना कहीं एक आपको लग रहा है कि जिस तरीके का इंस्टीट्यूशन आपने बना दिया है, 70,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है, उसमें आगे जाकर कुछ आप भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे बेसिकली? आगे जाते हो, अभी नहीं, लेकिन जब आगे जाकर 25% की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, उसमें आप भी शायद थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे? मतलब इन्वेस्ट करने का पार्टिसिपेट? नहीं, थोड़ा सा अपना मतलब फ्यूचर की तो आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि देखो प्रमोटर के लिए लिक्विडिटी क्या होती है, लाइक सो आई थिंक हम लोग चारों, लाइक इफ यू लुक एट आवर बैकग्राउंड्स, राइट, चारों वी कम फ्रॉम लाइक स्मॉलर सिटीज अक्रॉस इंडिया, मिडिल क्लास, so there is a need of capital, there is independence of capital and so on. So I think it will, I mean I can't say for myself like 5 years down the line, 10 years down the line, 20 years down the line, but we are, so what I can say is कि हम ये इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं, सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जैसा आपने कहा कि स्मॉल टाउन से शुरुआत हुई। आई एम श्योर आपने 9.5 साल पहले ये नहीं सोचा होगा कि 10 साल के बाद इतनी वैल्यूएशन इस कंपनी की हो। हम वैल्यूएशन के बारे में नहीं, हमने कभी, हम जब भी सोचते हैं कभी भी कंपनी बनाने, तो हम सोचते हैं कि कितने कस्टमर्स है, कितना इम्पैक्ट है। इनफैक्ट फाइनेंशियल नंबर्स हमने लाइक 5-6 साल पहले सोचना, पहले 2-3 साल 4 साल तो हम रेवेन्यू भी नहीं था, राइट। हम वी स्टार्टेड एज एन इंटरनेट जीरो रेवेन्यू कंपनी, राइट, एंड सो ऑन। नहीं, अब मैं आपके नंबर्स, सिंस आपने नंबर्स की बात कर दी, आपका रेवेन्यू में काफ़ी शानदार ग्रोथ रही है। FY23 में 1141 करोड़ था, FY24 में 2600 करोड़ था और FY25 में 3900 करोड़ था। लेकिन क्या ये मान के चलें कि जो FY24 से 25 के बीच में ग्रोथ आई उसको मैच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि जो रिसेंट सेबी के जो मूव्स आए उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रोकिंग पर और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट तो पड़ा ही है उसकी वजह से। सो अगेन यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं कि हम जैसे जब हमने शुरू करा था तो कुछ रेगुलेशंस थे, उसके बाद फिर काफ़ी सारे रेगुलेशंस आए, प्रोग्रेसिव रेगुलेशंस आए, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ हुई। लाइक जैसे ऑनबोर्डिंग आसान हुई, लाइक
यूपीआई आया, पेमेंट्स आया, सो बहुत सारे जो पॉजिटिव चीज़ें हुई है उसकी वजह से हमारी ग्रोथ हुई है, वरना इतने अकाउंट्स हम खोल ही नहीं सकते थे। हमने इतने सारे, अभी 14 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स है प्लेटफॉर्म पे, और देश के कोने कोने में लाइक 98% पिन कोड्स हम कवर, मोर देन दैट वी कवर द पिन कोड्स, और 80% बियॉन्ड टॉप 6 सिटीज़, लाइक छोटे शहरों से सब आ रहे हैं एंड सो ऑन। सो दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस दैट हैव हैपेंड। और क्या होता है कि जब भी कुछ रेगुलेशन आता है तो ट्रस्ट बनता है सिस्टम में, और उसके इसीलिए दैट इज़ द रीज़न वाई हम भी सिर्फ वही बिजनेस करते हैं जो रेगुलेटेड होता है, बिकॉज कस्टमर का हार्ड एंड मनी एंड सो ऑन। रेगुलेटर का जॉब ये भी होता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, राइट, कैपिटल मार्केट शुड ग्रो, इंडिया विल ग्रो, तो कैपिटल मार्केट्स इफ़ यू कंपेयर विद अदर कंट्रीज तो बहुत बहुत अब हमारे सामने बहुत ग्रोथ अभी है। और फिर कस्टमर का प्रोटेक्शन भी ज़रूरी होता है, ये दोनों जब साथ में होता है तभी हेल्दी ग्रोथ होती है, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी लुक एट इट गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, हम यही सोचते हैं, इसी तरह से सोचते हैं। आपने पिछले साल 1824 करोड़ का प्रॉफिट किया Q1 में, लेकिन 350 करोड़ के करीब का प्रॉफिट था। तो क्या ये जो करंट FY है इसमें पिछले साल के मुकाबले आपके प्रॉफिट में कम ग्रोथ होगी फिर? सो ये तो मैं अभी अभी क्या हुआ कि ग्रोथ हमारी होती है, कस्टमर्स आते हैं, आरपू बढ़ता है और सो ऑन। द वन टाइम जो ऑफ आया था अक्टूबर में एक रेगुलेशन के कारण, जो डेरिवेटिव का ओवरऑल इंडस्ट्री गिरी थी, पर आप अगर कभी कंपेयर करोगे कभी हमारी कंपनी को वर्सेस द इंडस्ट्री काइंड ऑफ थिंग, तो काफ़ी रेजिलियंस काफ़ी ज़्यादा था हमारा Q1 to Q1 में। और फिर Q4 लाइक FY25 के Q4 को अभी देखोगे जो बॉटम था, फिर Q1 में ग्रोथ आई है। सो बेसिकली एक आया जो उसके कारण जो ट्रू टू द लेबल और जो डेरिवेटिव एक्सपायरी के कारण जो एक ड्रॉप आया था, फिर वहाँ से फिर से वापस ग्रोथ शुरू हो गई है। तो ग्रोथ मार्केट शेयर ग्रोथ, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ काफ़ी हुई है, तो उसके कारण हम ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं अभी। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका IPO रीजनेबली प्राइस्ड है, करीब 33 टाइम्स ट्रेलिंग पर, लेकिन आप ग्रोथ जो आपने पिछले 2-3 साल में दिखाई है, अगर वो नहीं दिखा पाएंगे तो शायद थोड़ा महंगा लगेगा लोगों को। तो इसके लिए मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा था कि क्या वो जो क्वार्टर था वो एक वन ऑफ था, और जिस तरीके की आपकी ग्रोथ रेट्स रही हैं, रीजनेबल अजम्पशन आप मान के चल रहे हैं कि उतना भले ही ना सही लेकिन ग्रोथ रेट रहेगी आगे जाते हुए भी? सो ग्रोथ मतलब पीक अर्निंग्स तो नहीं थी पिछले साल में, ये पूछना चाह रहा था आपसे कि लास्ट ईयर कहीं पीक ईयर तो नहीं था आपके? ऐसा तो नहीं है कि पीक अर्निंग्स वगैरह है, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स बढ़ेंगे इंडिया में, काफ़ी बढ़ेंगे, इंडिया की ग्रोथ होगी। इंडिया आई थिंक वी आर लकी कि हम ऐसे देयर इज़ नो अदर कंट्री जो कि इतनी फास्ट ग्रो कर रहा है, इतने स्केल पे कंपाउंड कर रहा है, तो नॉमिनल GDP और तेज़ भागेगी, और कैपिटल मार्केट्स विल कंटिन्यू ग्रोइंग, एंड वी as a company will continue taking more and more kind of expansion part of that. ललित, ये जो Tier 2 सिटीज़ में जिस तरीके का एक इक्विटी कल्ट बढ़ा है, वो आप महसूस कर पा रहे हैं क्या? और आगे जाते हुए आपको क्या लगता है, क्या यही आपके लिए ग्रोथ इंजन ड्राइवर्स रहने वाले हैं आगे जाते हुए Tier 2 और Tier 3 सिटीज़? क्या लार्ज सिटीज़ मोर और लेस मैच्योर हो चुकी हैं और ग्रोथ Tier 2 और Tier 3 से आएगी? देखिए, अभी तो सब जगह पे ग्रोथ है। ग्रोथ हमने जब 2016 में शुरू किया था तो लार्ज सिटीज़, अगर कभी रिलेटिव पेनिट्रेशन आप देखें तो लार्ज सिटीज़ में ज़्यादा था, छोटे शहरों में कम था, तो उसमें हमको ज़्यादा एडवांटेज वहाँ पे मिला, क्योंकि पेनिट्रेशन वहाँ पे हम वी बिकेम डी फैक्टो लीडर देयर, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो राइट, हमारा मार्केट शेयर मान लीजिए 26% है अभी ओवरऑल इंडिया में, तो बियॉन्ड टॉप सिटीज़ हमारा मार्केट शेयर और ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। तो पर ओवरऑल ग्रोथ सब जगह पे हो रही है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, और पीपल कमिंग इन द कैपिटल मार्केट्स आर कंटिन्यू, मतलब बढ़ते जा रहे हैं वो, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है। जो अपने इन्वेस्टेबल इनकम जो होती है वो बढ़ते जाती है, और एसेट्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल एसेट्स जो होते थे वो फाइनेंशियल एसेट्स में मूव होते जाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, डिपॉजिट्स, ये वो, राइट, फाइनेंशियल एसेट्स और प्रोडक्टिव एसेट्स में मनी कीप्स फ्लोइंग। ब्रोकिंग एज अ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अभी भी आपका लाइन्स शेयर है, 90% पिछले 2 साल में था। उससे पहले पिछले साल तक आई थिंक वो 85% पर आया। क्या ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन है? क्या ये 85% थोड़ा और कम होगा, या 80-85% के बीच में ब्रोकिंग आपका फिर भी लाइन्स शेयर कंट्रीब्यूट करेगा?
हाँ, तो हम अगेन ये आउटपुट मेट्रिक है कि वो गिरता जाएगा क्योंकि हम मल्टी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है। अभी हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमने स्टार्ट म्यूचुअल फंड से किया था जो जीरो रेवेन्यू था, फर्स्ट 4 ईयर जीरो रेवेन्यू, फिर स्टॉक्स आया, वो ब्रोकिंग एक्चुअली देखा जाए तो हम 2020 से ब्रोकिंग शुरू करी, तो वो काफ़ी तेज़ ग्रो हुआ, तो उसके कारण रेवेन्यूज़ का लायन शेयर है, पर वो डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे परसेंटेज वाइज इट विल कीप कमिंग डाउन, ऑल्दो वो भी खुद भी ग्रो करता रहेगा, बट परसेंटेज वाइज वो कम होगा आपके हिसाब से। तो बाकी और क्या ग्रोथ एरियाज हैं आपकी एमटीएफ बुक काफ़ी बढ़ रही है। उसके बारे में कुछ अगर बताएं आप। आई थिंक पिछले क्वार्टर में आपका 3% था उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन, वो क्या आगे बढ़ेगा? और ओवरऑल एमटीएफ को लेकर थोड़ा सा रिस्क जताए जा रहे हैं मार्केट में कि एमटीएफ बुक इस समय इंडिया में काफ़ी हैवी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसका भी रिस्क फैक्टर रहेगा आपके ऊपर? सो हम लोग अगेन किसी भी प्रोडक्ट को, एमटीएफ या कोई भी प्रोडक्ट, हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लाइक मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, जैसे ही कोई प्रोडक्ट डालते हैं तो उसका अडॉप्शन शुरू होता है, तो देन वी गो टू द फेयर शेयर इन आवर प्लेटफॉर्म। दो Q4 में आई थिंक हमारा एमटीएफ बुक अराउंड 600 करोड़ था, Q4 लास्ट ईयर, Q1 में फिर हमारा 1000 करोड़ हुआ, तो ऐसे ग्रोथ हो रही है, अडॉप्शन क्योंकि हो रहा है, तो वो होता रहेगा थोड़े टाइम तक। अभी वो रिस्क वाला अभी क्योंकि अभी बहुत छोटा है, अभी इफ़ यू लुक एट द ओवरऑल इंडस्ट्री वर्सेस अस, तो हमारा फेयर शेयर आएगा, एंड देन ऑफ कोर्स लाइक कैपिटल मार्केट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स, रिस्की प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यू हैव टू बी लाइक बिट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल, तो कैसे आप राइट नजेस डालते हो ऐप में, कैसे आप कस्टमर को एजुकेट करते हो कि ये रिस्की प्रोडक्ट है, ऐसा प्रॉबिलिटी ऑफ लॉस इज़ हायर, तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर रखी है, तो वो तो वैसा होता रहेगा। सो एमटीएफ इज़ एंड द अदर प्रोडक्ट दैट इज़ द वेल्थ मानना, तो हमने देखा कि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं अब, जो नाउ दे हैव बिकम एफ्लुएंट कस्टमर्स, राइट, एंड एफ्लुएंट कस्टमर्स, उनको अलग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, उनको वेल्थ मैनेजमेंट चाहिए होता है, इसीलिए हमने जो कंपनी एक्वायर करी है टू हेल्प देम टू, हमारे जो इतने सारे कस्टमर्स हो गए उनको फिर वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड। ये जो आपकी एनबीएफसी है, ग्रो क्रेडिट सर्व, इसका मैं देख रहा था एनपीए काफ़ी बढ़ा है पिछले साल, 1.68% वर्सेस 0.29%। इस बिजनेस में आपको थोड़े से रिस्क लगते हैं क्या? तो हम ये बिज़नेस हम लोग रिस्क ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं इस बिज़नेस में, ये बिज़नेस हमारा एज अ सर्विस टू द कस्टमर है, तो जैसे वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हम अभी लॉन्च कर रहे हैं और जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ है, तो अब मान लीजिए कस्टमर को रिनोवेशन, हाउस रिनोवेशन या एजुकेशन या कुछ भी लाइक बिजनेस के लिए कुछ चाहिए, तो दे कैन जस्ट काइंड ऑफ कोलैटरल रख के और देन दे कैन टेक लोन एंड सो ऑन, तो एंड देन ऑन पीएल ऑल्सो लाइक वेरी लेस रिस्की कैटेगरी रखते हैं इसमें, और ये मतलब एज अ सर्विस टू द कस्टमर ग्रो होता है, तो ग्रो विल ऑलवेज बी लाइक ए वेल्थ कंपनी, और फिर उसमें से स्मॉल परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स में भी काइंड ऑफ विल यूज दिस सर्विस। म्यूचुअल फंड से आपने कहा था आपने शुरुआत की थी, म्यूचुअल फंड में आप लीडर भी हैं, 1 in every 3 SIP इज़ डन वाया ग्रुप। इस स्पेस में SIP की बुक हमने देखी है, अब करीब 30,000 करोड़ की पर मंथ की SIP बुक हो गई है। यहाँ पे आप कितनी और ग्रोथ देखते हैं? क्या जो आपके ग्रोथ रेट रहे हैं वो सस्टेनेबल है म्यूचुअल फंड बुक में, SIP बुक में? सो म्यूचुअल फंड इज़ अ कंपाउंडिंग बिजनेस, तो अगर कभी आप हमारा मंथ ऑन मंथ काइंड ऑफ SIP बुक देखेंगे या नंबर ऑफ SIPs देखेंगे, अभी बाय द वे हम 1 in 3 3 में से 1 SIP हम इंडिया की ग्रो में करते हैं, इंक्लूडिंग ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ, तो वो बढ़ते रहता है। SIP बुक भी हमारी लार्जेस्ट है अभी, इंडिया की वेल्थ बढ़ते रहेगी, लोग सो ग्रोथ के 3 फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे। एक तो ये होता है कि जो नए कस्टमर्स आते हैं वो SIP करते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की SIP फिर बढ़ते रहती है, और फिर ऑफ कोर्स लाइक कस्टमर का जो मार्केट ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है वो होती है। बट इसमें आप पैसा नहीं बनाते हैं? अभी डायरेक्ट हमारा ग्रो प्लेटफॉर्म डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स है, उसमें जीरो मनी। तो इसमें मोटिवेशन क्या है फिर बियॉन्ड अ पॉइंट इसको ग्रो करने का? नहीं, देखिए ये जब हमने ग्रो स्टार्ट किया था तो और अभी भी हमारा गोल है कि जो कस्टमर की पूरी वेल्थ है वो ग्रो पे होनी चाहिए, लाइक कस्टमर को जो ज़रूरत है वो ग्रो पे होना चाहिए, राइट। अब आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ये वाले प्रोडक्ट पैसे बनाते मैं यही करूँगा और बाकी प्रोडक्ट्स कस्टमर, और तो कस्टमर की तरह से सोचना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बेस्ट हमने ये सीखा है। जब ग्रो स्टार्ट भी किया था हमने जो वैल्यू सिस्टम ये बोली कि यार कभी लॉन्जेटिविटी बनाना है बिजनेस में तो हमेशा कस्टमर की तरह से सोचो, कस्टमर को सब कुछ चाहिए। सो देयर विल बी ऑन ग्रो आउट ऑफ लाइक 14 ऑड प्रोडक्ट्स जो है उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स
बहुत पैसे बनाते होंगे, कुछ पैसे म्यूचुअल फंड ज़ीरो रेवेन्यू है, बट हम उस तरह से नहीं देखते हैं, हमको कस्टमर के पूरे उसके पोर्टफोलियो की तरह से देखते हैं पूरा। कहीं कहीं आपको डर लगता है कि जिस तरीके से सेबी के रीसेंट मूव्स रहे हैं, अगर कुछ और क्रैकडाउन आ गया मान लीजिए एक्सपायरीज को लेकर, या कहीं अभी जैसे रिसेंटली म्यूचुअल फंड के लिए ब्रोकरेज एकदम से सिग्निफिकेंटली कट कर दी गई है, कहीं आगे जाकर अगर रिटेल के लिए भी इसी तरीके से अगर वो कम कर दी जाए, वैसे रिटेल में बहुत कम ही ब्रोकरेज चार्ज होती है, कहीं आपको एक रिस्क लगता है कि आपकी अर्निंग्स जो हैं उस पर एकदम से बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आ सकता है बिकॉज ऑफ सेबीज न्यू इनिशिएटिव्स? ये अनुज, मेरे ख्याल से क्या होता है मार्केट में, जब भी ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होता है तो पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ग्रोथ होती है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। 2013 में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आए, ज़ीरो रेवेन्यू, तो अब आप बोलोगे अरे रेवेन्यू पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा, बट इंडस्ट्री इतनी ग्रो करी। फिर आया, आपने म्यूचुअल फंड की बात करी, तो एंट्री लोड हुआ करता था पहले, एंट्री लोड खत्म हुआ, तो आप बोलोगे अरे इससे एएमसी की ग्रोथ खत्म हो जाएगी, बट लुक एट हाउ एएमसीज हैव ग्रोन इन लास्ट 10 ईयर्स, राइट। फिर ऐसे में कहीं बता सकता हूँ, तो हर बार कुछ होता है। जैसे कि अभी वो आया था, राइट, सिक्योरिटी, सो लाइक व्हाट इज़ इट कॉल्ड, पूल अकाउंट का जो था कि ब्रोकर के पास अब ज़्यादा पैसे, मनी फ्लो वगैरह का, सिक्योरिटीज़ का, वो सब पीओए वगैरह पहले होता था, अब लाइक इट्स लाइक ईडीएस और वो सब, राइट। तो उससे क्या होता है, अब कस्टमर को पता है कि it's my money safe, right, because of all these regulations. So regulators play a very, very important role in market like ours, and this is how we believe you can have the short term kind of this thing and so on, but long term market grows, trust grows in the system and growth happens. अभी आपका 26% मार्केट शेयर है, इसमें क्या ट्रेंड रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और क्या ये यहाँ से ग्रो करेगा या फिर थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि काफ़ी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जो इस समय मार्केट शेयर चेज कर रहे हैं? देखिए, हमारा मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है, और इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर, जो कि इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर मतलब जो नए कस्टमर्स में हमारा मार्केट शेयर वो और ज़्यादा है, तो देयर इज़ अ गैप बिटवीन इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर, करंट मार्केट शेयर, तो वो एक आएगा। फिर उसके पीछे का जो गैप होता है एडीटीओ का गैप, वो उसको करेगा। फिर प्रोडक्ट अडॉप्शन का गैप होता है, वो आएगा। तो ये सारे बेसिकली देर आर लीडिंग मेट्रिक्स, एंड देन देर आर काइंड ऑफ पीछे उसके जो बाकी जो नंबर्स आते हैं वो आते रहते हैं पूरे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऑब्वियसली आज की डेट में अगर हम इंडिया की ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो रफली 40-45% मार्केट शेयर आपके और ज़ीरोधा के पास है, और आप दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आपने दोनों ने मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरुआत की थी, और दोनों फर्स्ट जनरेशन सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं। ऐसा क्या आपने सोचा कि डिफरेंट किया है आप लोगों ने, जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स, जो इतने बड़े बैंकिंग कंपनीज की आर्म्स रही थी, वो शायद नहीं कर पाई, जो जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दिखी थी? देखिए, पहले साथ में तो हमने एक करेक्शन है कि साथ में नहीं किया था, वो लोग काफ़ी पहले किए थे, एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू देम फॉर डूइंग दिस। सो हम द वे ग्रो थिंग्स इज, मैं दूसरों का नहीं बता सकता, बट हम जो सोचते हैं, हम इंडस्ट्री की तरह नहीं सोचते, हम सोचते हैं कस्टमर की तरह से, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है हमें। जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, हम जब कंपनी के अंदर जाते हैं तो हम बात करते हैं कस्टमर को क्या चाहिए। तो हमने म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया, स्टॉक्स की बात करते हैं, कस्टमर को डेरिवेटिव चाहिए, आईपीओ चाहिए, बॉन्ड्स चाहिए, ईटीएफ्स चाहिए अभी कस्टमर को, राइट। सो जो कस्टमर की नीड्स होती हैं उसको कंज्यूमर की तरह से, नीड की तरह से देखते हैं। इसीलिए कभी कभी ये बैक सीट हो जाता है कि अच्छा इस प्रोडक्ट का मोनेटाइजेशन क्या है, इसका क्या है। और प्लेटफॉर्म का एक एडवांटेज ये होता है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट इज़ वेरी लो, कि अगर आपका प्लेटफॉर्म है, आपके पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स है, आपका जो टेक, आपका प्लेटफॉर्म तैयार है, सपोर्ट, पेमेंट्स, ऑर्डर मैनेजमेंट, बैक ऑफिस, पूरा सब कुछ है। अब आप जब उसमें प्रोडक्ट कोई बनाते हैं तो उसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम होता है काफ़ी, तो आपको फिर वो इतना नहीं सोचना पड़ता अरे इसमें इतना बर्न होगा, इतना खर्च करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो आपकी जो प्रायोरिटी हो जाती है वो कस्टमर की नीड हो जाती है। तो अब आपका हमारा रोड मैप कभी आप देखेंगे पिछले 9.5 साल का, इट्स ऑल ड्रिवन बाय कि कस्टमर को क्या चाहिए अभी। ओके, तो अब ये जो एक पॉसिबली आपसे आखिरी सवाल, अब ये जो 10% का आपका जो फ्रेश इशू है, इस आईपीओ प्रोसीड्स में आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर आप काफ़ी खर्चा कर रहे हैं। ये जो आपका खर्चा है, ये आपके कंपटीटर के मुकाबले काफ़ी अलग है। आपके कंपटीटर इस पर बिल्कुल खर्चा नहीं करते हैं, तो ये खर्चा क्या आगे भी आप इसी तरीके से करते रहेंगे, और उसके अलावा और कहाँ पर आप खर्चा करेंगे इस आईपीओ प्रोसेस का? अगर हमारा कैक कंपेयर कीजिए, कॉस्ट टू एक्वायर पर कस्टमर कंपेयर करेंगे तो बहुत काफ़ी कम है, इंडस्ट्री से काफ़ी कम है।
तो हम क्या होता है कि आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो कि आप खर्चा कहाँ करते हो, कहाँ नहीं करते हो. बेस्ट वे टू लुक एट इज कि आपका टोटल खर्चा कितना है और टोटल कस्टमर कितने एक्वायर हो रहे हैं. उस हिसाब से आप फिर कैक पे अराइव करते हो, कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर, राइट. तो वो आप कभी कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी लाइक इंडस्ट्री से काफ़ी कम रहेगा. अच्छा, इसमें जो बहुत सारे कस्टमर्स हमारे होते हैं 80% से ज़्यादा ऑर्गेनिक आते हैं, मतलब उनको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको एक्वायर करने के लिए. और तीसरी बात ये कि जो एक्सपेंस होता है ये सिर्फ न्यू ट्रांजेक्टिंग कस्टमर्स पे होता है, क्योंकि जो आपके रिटेन कस्टमर है, हमारा जो रिटेंशन रेट है 3 साल बाद भी 77% प्लस है, जो बहुत इंडस्ट्री से अगेन कंपेयर करेंगे तो बेसिकली रिलेटिवली आपका जो ये कॉस्ट टू ग्रो है ये धीरे धीरे कम होता रहता है परसेंटेज वाइज टू रेवेन्यू, बिकॉज रेवेन्यू तो आपके नंबर ऑफ यूजर्स और एक्टिव आरपूस से जैसे जैसे बढ़ेगा रेवेन्यू बढ़ेगा, बट कॉस्ट टू मार्केट इज ओनली ऑन न्यू ट्रांजेक्टिंग कस्टमर, तो वो धीरे धीरे गिरते रहता है, राइट. बीइंग सेड दैट, हम बिलीव करते हैं कि अभी बहुत लंबा अभी रनवे हमारे लिए है, क्योंकि मार्केट अभी ग्रो अभी जो इंडिया में जितने लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट वी हैव. तो विल कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन द ब्रांड बिल्डिंग एंड एवरीथिंग. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको. थैंक यू सो मच अनुज. थैंक यू. या